So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. तो बच्चों, हम लोगों ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ख़त्म कर लिया है। आज का वीडियो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक क्विक रिवीजन होगा। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। शुरू करते हैं असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह दरअसल न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है। इसमें हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में किसी इलेक्शन मीटिंग के प्रोग्राम का न्यूज़ है। आधी रात बीत चुकी है, फिर भी भीड़ अपने लीडर का इंतज़ार कर रही है और वे लीडर हैं चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे। 76 ईयर्स उनकी उम्र है, फिर भी इन्हें फुर्सत नहीं है। इनका प्रोग्राम सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक चलता है। वे आजकल लगातार पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और इस तरह आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, 1982 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देवीलाल जी उस समय ओपोजिशन के नेता थे। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक मूवमेंट चलाया और लोक दल नाम से एक नई पार्टी बनाई। फिर कांग्रेस के खिलाफ दूसरे अपोजिशन पार्टीज को मिलाकर एक फ्रंट बनाया। अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जनता से कहा कि यदि उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो वे फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार का यह पहला काम होगा। इस वायदे ने लोगों को बड़ा लुभाया। इलेक्शन में लोगों ने लोक दल और उसके एलाइज को जमकर वोट दिए। बच्चों, हरियाणा के विधानसभा में 90 सीट्स हैं। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो लोक दल और उनके पार्टनर्स को 76 सीट्स मिले, जिसमें 60 सीट्स तो खुद लोक दल के ही थे। तो इस तरह उनकी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी रिजाइन कर देते हैं। लोक दल के जीते हुए एमएलएस देवीलाल जी को अपना लीडर चुनते हैं। गवर्नर साहब देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। तो इस तरह देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इसके बाद उनकी गवर्नमेंट तुरंत एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर छोटे किसानों के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के और छोटे बिजनेसमैन के आउटस्टैंडिंग लोन्स माफ़ कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब हुआ जो बकाया राशि थी। उनकी पार्टी ने 4 साल तक हरियाणा में रूल किया। हरियाणा में नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में हुए, पर इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। यह इलेक्शन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी थी। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है। Why do we need elections? हालांकि इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहा था। आज मैं एक बार फिर थोड़ी बात इस पर कर लेता हूँ। बच्चों, इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स। पर यह रूल ऑफ पीपल क्या बिना इलेक्शंस के पॉसिबल है? हो सकता है जब सारे लोग हर रोज साथ बैठे और सारे डिसीजंस मिलजुल कर लें। पर क्या यह पॉसिबल है? किसी भी बड़े कम्युनिटी या देश में जहां लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो कि सभी के पास रोज इतना समय हो या सभी के पास हर मैटर पर डिसीजन लेने का नॉलेज भी हो, यह पॉसिबल नहीं लगता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शासन करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि लोग मिलजुल कर एज, एक्सपीरियंस या एजुकेशन के बेस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन भी लेते हैं। तो हम कैसे मान लेंगे कि यह सिस्टम डेमोक्रेटिक है? हम कैसे पता करेंगे कि यह रिप्रेजेंटेटिव लोगों के पसंद का है या नहीं? हम यह कैसे इंश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है वह लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करे? और फाइनली जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के पसंद का ना हो उसे कैसे हटाया जाए? तो इसके लिए
हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें और इच्छा हो तो बदल भी दें। इसी व्यवस्था का नाम तो चुनाव है। सो इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन को जरूरी माना गया है। तो इलेक्शन में वोटर्स दरअसल क्या क्या चुनते हैं, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। दे चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले का चुनाव करते हैं। दे चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को गाइड करने वाली पार्टी का भी चुनाव करते हैं। दे चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। समझ गए? लेट अस नाउ सी व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शन होते ही हैं, पर अधिकांश नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन करवाते हैं। तो हम इनमें फर्क कैसे करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि एक चुनाव डेमोक्रेटिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक नहीं है? तो आइए हम लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये कि चुनने का अधिकार सभी को है, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार हो और हर किसी के वोट का मान एक समान हो। दैट मीन्स एवरीबडी शुड बी एबल टू चूज। दैट मीन्स everyone should have one vote and every vote should have one value। दूसरा, चुनाव में आपके पास विकल्प हो। पार्टीज और कैंडिडेट्स को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो ताकि वो वोटर्स के सामने विकल्प पेश कर सकें। सो इन एन इलेक्शन देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस and should offer some real choice to the voters। तीसरा है चुनाव नियमित अंतराल में होने चाहिए। This choice must be offered at regular intervals। Elections must be held regularly after every few years। चौथा ये कि लोग जिसे चाहें वास्तव में वही चुना जाना चाहिए। The candidate preferred by the people should get elected। और पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में यह देखा है कि कई देशों ने इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया है और इसीलिए उन इलेक्शंस को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं मानते हैं। देखेंगे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, इलेक्शन है क्या? है तो एक तरह का कंपटीशन ही। यह एक अखाड़ा है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। यह कंपटीशन इतना रोचक होता है कि जब तक रिजल्ट ना निकल जाए तब तक पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की सांसें अटकी रहती है और जनता भी नतीजा जानने के लिए उत्सुक रहती है। तो आज का टॉपिक यह है कि ये कंपटीशन ठीक चीज़ है या नहीं। कुछ डीमेरिट्स तो इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि हर लोकेलिटी में, गली मोहल्ले में कोई बंटवारा हो गया हो ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। आप भी ऐसा महसूस करेंगे। फिर डिफरेंट पार्टीज और लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाने लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इसे मड स्लिंगिंग कहते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना यह चुनाव में खूब होता है। इसके अलावे पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शंस जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। विनिंग एट एनी कॉस्ट, मतलब हर हाल में जीतना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मेक्सिको की कहानी याद आ रही है? आपको याद है ना? PRI was known to use dirty tricks to win elections। क्या क्या नहीं करती थी PRI?
अच्छा, तो इन सब का असर कहाँ होता है? इन सब का असर यह होता है कि कुछ भले लोग जो देश और समाज की सेवा करने की चाहत रखते हैं, वैसे लोग चुनाव से दूर भागते हैं। वे इस तरह के कंपटीशन में भाग लेने से कतराते हैं। समझ गए? तो ये थे डीमेरिट्स। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सब चीज़ों का अनुमान नहीं था? उन लोगों को ये मालूम था। वे लोग तो बड़ी दूरदृष्टि वाले थे। फिर उन लोगों ने इस तरह के सिस्टम को क्यों चुना? तो बच्चों, इस सिस्टम में जो अच्छाई है ना, वो यह है इसके रिवार्ड और पनिशमेंट का तरीका। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों में सेवा करने का भाव होगा, जो काम करेंगे उन्हें रिवार्ड मिलेगा, और जो काम नहीं करेगा उसे पनिशमेंट। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि रेगुलर कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। यह सिस्टम लीडर और कैंडिडेट को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। लीडर्स जानते हैं कि अगर वे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार मुद्दे उठाएंगे, तो न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि उनके जीतने की संभावना भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि वे अपने कामकाज से लोगों को सेटिस्फाई करने में असफल रहते हैं, तो फिर उनका अगला चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? तो इससे यह होता है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ सत्ता पाने की ही इच्छा रखती है, लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं होता है, तो भी मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसे हो गई जैसे कोई दुकानदार हो जो सिर्फ अपने प्रॉफिट की ही सोचता है, अपने कस्टमर की नहीं। फिर भी मजबूरी में उसे अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरे दुकान में चला जाएगा। तो बच्चों, इस टॉपिक से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन यह है कि इस पॉलिटिकल कंपटीशन में चाहे जो भी डिमेरिट्स हों, पर यह पॉलिटिकल पार्टीज और इसके लीडर्स को लोगों की सेवा करने के लिए फोर्स करता है। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले जनरल इलेक्शंस मतलब आम चुनाव, और फिर बाई इलेक्शन उपचुनाव। तो बच्चों, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। 5 साल के बाद सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टर्म समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है। फिर सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही दिन या कुछ दिनों के अंतराल में इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर की डेथ हो जाती है या किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया हुआ होता है। ऐसी स्थिति में जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग। इसे हरियाणा के चुनाव से भी समझ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट्स के लिए चुनाव हुए थे। तो क्या हरियाणा के हर वोटर ने उन 90 एमएलएस को वोट दिया था? नहीं, न ऐसा हुआ, न होता है। तो फिर कैसा होता है? हमारे देश में एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन के पर्पस से देश को अनेक एरियाज में बांट दिया जाता है। हर एक ऐसे एरिया को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जितने वोटर उस एरिया में रहते हैं, वे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब स्लाइड देखिए। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के लिए देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो लोकसभा जाता है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं।
चूंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली सेम पॉपुलेशन हो। ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब करते हैं स्टेट्स की बात, विधानसभा इलेक्शंस की बात। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के लिए आपने देखा, ठीक उसी तरह से विधानसभा इलेक्शन के लिए भी स्टेट को बांट दिया जाता है और हर उस एरिया को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सामने झारखंड विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखिए। झारखंड को असेंबली इलेक्शंस के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है? 81। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर विधानसभा जाएगा। इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहा जाता है? इनको एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यही तरीका हमारे पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी अपनाया जाता है। ठीक है, हर पंचायत को कई वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जो कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी ही हुए। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। बोलचाल में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी कह देते हैं। जैसे हरियाणा में कितने सीट्स हैं? बनारस सीट से कौन जीता? ऐसा इसलिए क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा या विधानसभा में एक सीट को रिप्रेजेंट करता है। ये जानेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। इस मैप को एक बार फिर गौर से देखिए। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543, रिजर्व फॉर एससीज 84, रिजर्व फॉर एसटीज 47। एक को ब्राउन कलर से दर्शाया गया है, दूसरे को ग्रीन कलर से। ब्राउन कलर से दिखाए गए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वे वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिनमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का ही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ठीक वैसे ही ग्रीन कलर वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ वही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो हमारा सिस्टम क्या है बच्चों? हमारे यहाँ कुछ रिजर्व सीट्स होते हैं जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर वोट तो डालते हैं, पर कैंडिडेट सिर्फ उसी कम्युनिटी का होता है जिसके लिए वो सीट रिजर्व होती है। कोई भी दूसरे कम्युनिटी का कैंडिडेट उन सीट से इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सवाल उठता है ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई गई? इसकी वजह क्या थी? बच्चों, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें हम वीकर सेक्शन कहते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में ये लोग लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीत ही ना पाए। इलेक्शन जीतने के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज चाहिए, एजुकेशन या कॉन्टेक्ट चाहिए, उनके पास ना हो। यह भी हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल सोशल ग्रुप्स हैं वे उन्हें इलेक्शन जीतने ही न दें। यदि ऐसा होता है तो हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से की आवाज़ पार्लियामेंट या विधानसभा तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बच्चों, ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए, क्या हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव कह सकेंगे? नहीं ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन वीकर सेक्शंस के लिए एक न्यायपूर्ण रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था सोची। स्टेट्स के इलेक्शन में भी यही तरीका अपनाया गया। हर स्टेट्स ने अपने विधानसभा इलेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्व किए हुए हैं। स्टेट टू स्टेट ये नंबर वेरी करते हैं। बाद में इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिस्टम को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी लागू किया गया, जिसमें एसटीज, एससीज के अलावा विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया। और ये जानेंगे कि वोटर लिस्ट और फोटो आई कार्ड क्या होता है। तो आप लोग अपने अपने बुक्स खोल लीजिए और एक पेंसिल रख लीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तय कर लिए गए। अब बारी है ये तय करने की कि वोट कौन देगा। तो इलेक्शन से काफ़ी पहले एलिजिबल वोटर्स की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है। इस लिस्ट को ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहा जाता है और आम बोलचाल में वोटर लिस्ट कहा जाता है।
अभी अभी हमने व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक में फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। इसका मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि कोई ठोस कारण न हो किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि हु कैन वोट, तो आप क्या कहेंगे? ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। अब दूसरा सवाल, हु कांट वोट? तो बुक देखिए, सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि एक बार वोटर लिस्ट बन गया तो हमेशा के लिए हो गया। इसमें हमेशा सुधार किया जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप लोग क्लास 9 में हैं, तो आपकी उम्र अभी 14 ईयर्स के आसपास होगी। 4 साल के बाद आप 18 के हो जाएंगे, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उस इलाके को छोड़कर चले गए हों या कुछ लोगों की डेथ हो गई हो, तो उनका नाम डिलीट भी होना चाहिए। इसीलिए वोटर लिस्ट को हमेशा रिवाइज करके अप टू डेट रखा जाता है। समझ गए? जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपके पहचान के लिए स्कूल आई कार्ड होता है, उसी तरह वोटर्स के लिए भी वोटर आई कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जितने भी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में है उतने आई कार्ड बन जाएं। इस आई कार्ड को EPIC मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उन्हें अपने साथ आई कार्ड रखना पड़ता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आई कार्ड? बुक देखिए, द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वोटर की सही पहचान हो और वो किसी और का वोट न डाल दे। पर यह अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। यदि किसी का EPIC नहीं बन पाया है तो ऐसा नहीं है कि उसे वोट देने नहीं दिया जाएगा। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो वह व्यक्ति कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखा सकता है, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और अपना वोट डाल सकता है। तो यह हुई इलेक्टोरल रोल और EPIC की बात। आज हम और पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वह इलेक्शन में कैसे खड़ा होगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले यह जान लें कि जो भी व्यक्ति वोटर हो सकता है वह कैंडिडेट भी बन सकता है। बस फर्क उनके एज का होता है। वोटर बनने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्रिमिनल्स वगैरह पर रोक है। आमतौर पर हमारे यहाँ कैंडिडेट किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है। पॉलिटिकल पार्टी ही अपना कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए उतारती है। इसी को हम ऐसे कहते हैं कि अमुक पार्टी ने अमुक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है या टिकट दिया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने उतरते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाकर एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म के साथ कुछ पैसा इलेक्शन कमीशन के पास मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसे एक एफिडेविट के माध्यम से कुछ बातों का डिटेल देना पड़ता है। व्हाट आर दोज डिटेल्स? सबसे पहले तो सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को खुद यह बताना होता है कि क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, चल रही है तो उस केस का डिटेल देना होता है। दूसरा है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, मतलब ये कि कैंडिडेट या उसके फैमिली मेंबर्स के पास क्या संपत्ति है, इसका डिटेल देना होगा। किस बैंक में कितने पैसे हैं, कितने पैसे शेयर मार्केट में हैं,
कहाँ मकान है, कितने हैं, वगैरह वगैरह। यदि कोई लायबिलिटी मतलब कोई देनदारी हो, जैसे लोन लेकर घर खरीदा हो या लोन पर कार खरीदा हो, तो यह भी बताना पड़ता है। तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना होता है। बस वोटर जान ले कि उनका कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, पर इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई रुकावट नहीं है। आई होप आपको कैंडिडेट का नॉमिनेशन प्रोसेस और क्या लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है ये समझ गए होंगे। पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए जोरदार अभियान चलाती है। इसी अभियान को इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यह होता कब है, मतलब इसके लिए कौन सा समय तय होता है। तो बच्चों, कैंडिडेट के फाइनल लिस्ट की घोषणा होने और डेट ऑफ पोलिंग के बीच में आमतौर पर जो 2 वीक्स का समय होता है, उसी समय को चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। क्लियर है? तो इस समय होता क्या है? यही तो है जो हम सबको दिखाई देता है। इस समय कैंडिडेट्स अपने वोटर से मिलता है, उनसे बात करता है। कभी कभी वे डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, कभी कभी कैंडिडेट के सपोर्ट में कुछ लोग प्रोसेशन भी निकालते हैं। रोड्स पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देंगे। पॉलिटिकल लीडर्स भी बड़ी बड़ी इलेक्शन मीटिंग करते हैं। वे लोगों से सीधे बात करते हैं। वादे भी इसी समय किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन के दौरान अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती है, उनको जगाती है, एक्टिवेट करती है। यही समय होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज बिग इश्यूज उठाती है। वे लोगों का ध्यान इन इश्यूज की ओर खींचकर उन्हें अपनी पार्टी को वोट देने का आग्रह करती है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस समय को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज करती है कि कैसे भी करके जनता के मन को, उनकी सोच को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। चुनाव के समय बहुत से नारे भी सुनने को मिलते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे 1971 के लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1977 के लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था। 1977 के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड टू द टिलर्स का नारा दिया था। 1983 में आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में एन.टी. रामाराव ने प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस का नारा दिया था। तो आइए अब बात करते हैं कैंपेन को रेगुलेट करने की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन्स? सेकेंड कॉलम के लास्ट सेंटेंस को अंडरलाइन करिए। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। मतलब सभी पार्टीज, छोटी या बड़ी, सभी को उचित और एक समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए दखल देना जरूरी है। हमारे इलेक्शन लॉज के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं? पहला, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। मतलब स्पष्ट है कि कैंडिडेट वोटर को कोई लालच या रिश्वत नहीं दे सकते। कैंडिडेट वोटर को किसी प्रकार की धमकी भी नहीं दे सकते। दूसरा, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियन। अब कोई कैंडिडेट किसी जाति या धर्म का है और वोटर्स भी उसी जाति या धर्म के हैं, तो कैंडिडेट ऐसे में अपने धर्म या जाति के नाम पर वोट मांग सकता है ना। ऐसा नहीं करना है। तीसरा, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। कैंडिडेट सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा, spend more than 25 lakh rupees in the constituency for a Lok Sabha election or rupees 10 in an assembly election। ये जो नियम है ना, ये खर्च पर पाबंदी लगाता है। एक लिमिट सेट कर दिया गया है, आप अपने खर्चे इसी लिमिट में करें, ठीक है। यदि इन मामलों में कैंडिडेट दोषी पाए जाते हैं तो उनके इलेक्शन को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे भी जान लेते हैं। हमारे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद एक कोड ऑफ कंडक्ट स्वीकार किया है। इसके अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे? पहला, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, मतलब किसी भी धर्म स्थल का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। दूसरा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, सरकारी गाड़ी, विमान या अधिकारियों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करेंगे। तीसरा, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, ministers shall not lay foundation stones of any project or make any promises of providing public facilities, मतलब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाने के बाद कोई शिलान्यास, कोई बड़े फैसले या लोगों को कोई सुविधा देने के वादे नहीं करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है तो इन पॉइंट्स को लिख दें। ओके, ये पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्शन कैंपेन के बाद आता है चुनाव का अंतिम चरण, द डे ऑफ पोलिंग। इसे इलेक्शन डे भी कहते हैं। इस दिन वोटर पोलिंग बूथ जाता है और अपना वोट कास्ट करता है। पोलिंग बूथ आमतौर पर लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में बनाया जाता है। जब कोई पोलिंग बूथ जाता है तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। वोटर लिस्ट में उसका नाम मिल जाने के बाद उसे दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, जो के नाखून में एक निशान लगा देता है। यह इंक मिटता नहीं है। आप लोगों ने लोगों को वोट देने के बाद इंक लगे उंगली को दिखाते हुए देखा होगा, ऐसे। इसके बाद वोटर को बैलेट पेपर मिलता है, जिसमें वो अपने पसंद के कैंडिडेट पर मुहर लगा देता है। उसे फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए बैलेट पेपर? तो बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स along with party name and symbol are listed. आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है। तो व्हाट इज एन ईवीएम? ईवीएम इज अ मशीन which shows the names of candidates and the party symbols. It is meant to record votes. वोटर को बस इतना करना पड़ता है कि अपने पसंद के कैंडिडेट के आगे जो बटन होता है उसे दबा देना है। एक लॉन्ग बीप सुनाई देता है, मतलब वोट रिकॉर्ड हो गया। जो वोटर इलिटरेट हैं वे पार्टी सिंबल देखकर बटन दबाते हैं। पोलिंग खत्म हो जाने के बाद बैलेट बॉक्स को या ईवीएम को सील कर दिया जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दिया जाता है। काउंटिंग का दिन पहले से फिक्स होता है। सभी बैलेट बॉक्स या ईवीएम को खोला जाता है और वोट्स की गिनती की जाती है। कोई गड़बड़ी न हो रही हो, गिनती का काम ठीक से चल रहा है या नहीं, इसके लिए वहाँ हर कैंडिडेट के एजेंट मौजूद होते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। काउंटिंग खत्म होते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किस पार्टी की बनेगी। आई होप आप लोग पोलिंग और काउंटिंग समझ गए होंगे और पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। चुनाव में अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में आप अक्सर पढ़ते या सुनते होंगे। कभी किसी को कहते सुना होगा कि मेरा नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया, तो कभी ये सुना होगा कि उसमें फर्जी नाम थे। कहीं से फर्जी वोटिंग की खबर आती है तो कहीं से किसी अमीर कैंडिडेट या पार्टी द्वारा बहुत पैसा खर्च करने की खबर। कभी कभी ईवीएम पर भी लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि बटन कोई भी दबाते थे, वोट किसी एक पार्टी को ही जाता था। इसमें कुछ सही भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। बात जो भी हो, सवाल ये है कि क्या कोई पार्टी बिना पब्लिक सपोर्ट के सिर्फ माल प्रैक्टिस करके चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सीधा संबंध इस बात से होता है कि इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं। इलेक्शन फेयर हुए या नहीं, इस बात को चेक करना है तो ये देखिए कि इलेक्शन किसने करवाया है। जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है वह व्यक्ति हो या संस्था इस काम को इंडिपेंडेंट होकर कर रही है या वह रूलिंग पार्टी या सरकार के दबाव में कर रही है। क्या उसके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए पर्याप्त शक्ति है? यदि हैं तो क्या वे इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो जहां तक हमारे देश में इलेक्शन की बात है, इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है और यह इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल भी, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल भी करती है। जहाँ तक इसके इंडिपेंडेंस की बात है तो इसे हमारे जुडिशरी के समान ही इंडिपेंडेंस मिली हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। ये पावरफुल भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर एक बार जब वे अपॉइंट हो जाते हैं तो वे न तो प्रेसिडेंट को जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है और न ही गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं। रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को उनका काम पसंद न आए तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना लगभग असंभव होता है। तो चलिए देखते हैं पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। Election Commission takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results। मतलब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस होने के दिन से लेकर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होने तक पूरे चुनावी प्रक्रिया के संचालन का हर निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करती है, इलेक्शंस के डेट्स तय करती है, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाती है, उन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी कर कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करती है, फिर पोलिंग करवाती है, काउंटिंग करवाती है और रिजल्ट भी डिक्लेयर करती है। ठीक। सेकेंड, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। मतलब इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी करवाते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले कैंडिडेट और पार्टी को पनिश भी करते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस मानने का आदेश दे सकता है। इसमें गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज को रोकना हो या ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हो। फोर्थ, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है वे ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं, न सरकार के। हमारे देश में पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने पावर्स का बाकायदे इस्तेमाल करती है। जब कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट की है तो इलेक्शन कमीशन ने यथासंभव इम्पार्शियल होकर उसे दूर करने की कोशिश की है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कुछ पोलिंग बूथ में या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहाँ रीपोल का ऑर्डर दे सकते हैं। आजकल रूलिंग पार्टी हो या दूसरी पार्टीज, उनको कमीशन के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें इलेक्शन कमीशन की बात मानने होते हैं। तो बच्चों, ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और पावरफुल है। तो व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? तो
हमारे देश में इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को तो जाता ही है। पढ़ेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस के क्वालिटी को चेक करने के लिए और भी क्या तरीके हैं। तो आज हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो शुरू करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बच्चों, इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, डू पीपल पार्टिसिपेट विथ एंथुसियाज्म? उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है? चुनाव को तो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, तो इस महापर्व में लोगों की भागीदारी कैसी होती है? लोग चुनाव में उत्साह और उमंग से भागीदारी करते हैं या नहीं? तो इन बातों को समझने के लिए चलिए कुछ चार्ट देखते हैं। वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके। बच्चों, पीपल पार्टिसिपेशन को आमतौर पर वोटर टर्नआउट फिगर से एक्सप्रेस किया जाता है। यह आपके लिए एक नया टर्म है। सो व्हाट इज मेंट बाय वोटर्स टर्नआउट? वोटर टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मान लीजिए कि यदि किसी इलेक्शन में 100 लोग एलिजिबल वोटर हैं, पर वोट डालने पहुंचे सिर्फ 60 लोग, तो वोटर टर्नआउट हुआ 60%। ठीक है, अब चार्ट पढ़ते हैं। लास्ट 50 ईयर्स में बच्चों, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वोटर टर्नआउट में गिरावट आई है। आप रेड कलर में ब्रिटेन को देख सकते हैं। जब हम 1991 से 2005 तक के चुनाव की ओर देखते हैं, तो ये फिगर 72 से होता हुआ पहुंच गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यदि हम ब्लू कलर में इंडिया को देखें, तो इसी पीरियड में ग्राफ लगभग स्टेबल है, 60 के आसपास, या कह सकते हैं थोड़ा ऊपर गया है, जो बताता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अब दूसरा चार्ट देखते हैं। वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप। अब इस चार्ट को देखिए। इसमें इंडिया और यूएस के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के वोटिंग परसेंटेज को कंपेयर किया गया है। इंडिया में अपर कास्ट का टर्नआउट 56% है, ओबीसी का उससे ज़्यादा 58% है, और एससीज एंड एसटीज का सबसे ज़्यादा 60 और 61% है। वहीं यूएस में वाइट्स का सबसे ज़्यादा 60% है, ब्लैक्स का 56% और हिस्पैनिक्स का बहुत कम 28% है। इसका मतलब इंडिया में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज ज़्यादा संख्या में वोट करते हैं, जबकि अमेरिका में उल्टा है। वहाँ पुअर, ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन, और हिस्पैनिक्स अमीर लोगों की तुलना में कम वोट करते हैं। हिस्पैनिक्स का मतलब होता है पीपल लिविंग इन द यूएस एंड स्पीकिंग स्पेनिश और फॉलोइंग स्पेनिश कल्चर। अब ये थर्ड स्लाइड देखिए, ये इंडिया का सर्वे है। डू यू थिंक योर वोट मेक्स ए डिफरेंस? जब सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है, तो 67% लोगों का कहना है कि हाँ, लगता है। इंडिया में आम आदमी इलेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शन के जरिए अपने फेवर के पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए वे पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव डाल सकते हैं, और इस तरह वे मानते हैं कि देश चलाने में उनके वोट का महत्व है। चलिए एक और चार्ट देखते हैं। Those who participated in any election related activity in India। यहाँ हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वालों का परसेंटेज देख सकते हैं। यहाँ यह साफ साफ नज़र आता है कि साल दर साल इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है। 2004 में इलेक्शन में 1/3 से ज़्यादा वोटर्स ने इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भाग लिया। More than half of the people
identified themselves as being close to one or the other political party. एक बात और, हर 7 वोटर में से एक वोटर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था। तो इतने चार्ट्स देखने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है? हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। लोग इलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भाग भी लेते हैं, टर्नआउट भी ठीक ठाक रहता है। सोचिए, यदि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो क्या इतने लोगों का पार्टिसिपेशन संभव होता? चलिए अब एक दूसरा टेस्ट देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। हमारे देश के इलेक्शन रिजल्ट्स भी बच्चों बहुत कुछ बोलते हैं। पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, वो हारी और बीजेपी की सरकार बनी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वो हारी, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली में भी वहाँ की रूलिंग पार्टी हारी और एक नई पार्टी की सरकार बनी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी सेंटर में हो या स्टेट्स में अक्सर चुनाव हारते हैं। यदि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो क्या रूलिंग पार्टी हारेगी? और यदि चुनाव गड़बड़ ढंग से कराए गए हों तो हारने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी? नहीं ना। वहीं देखिए अमेरिका में क्या होता है। जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम इनकम्बेंट कहते हैं, वे शायद ही इलेक्शन हारते हैं, पर हमारे यहाँ तो आधे एमपी इलेक्शन चुनाव हार जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो चुनाव में खूब पैसा खर्च करते हैं और वोट भी खरीद लेते हैं, वे भी चुनाव हार जाते हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट भी चुनाव हार जाते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वह यह कि जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो उसे जनादेश मानकर, पीपल्स वर्डिक्ट मानकर स्वीकार करती है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। एक तो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने में हमारे इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, दे डू ए कमेंडेबल जॉब। दूसरा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम भी इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उससे हम यह कंक्लूजन ड्रॉ तो कर ही सकते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है वो ही गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि उसे लोगों ने चुना होता है, उन्हें लोगों का सपोर्ट होता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स गलत तरीके से चुनाव जीत सकते हैं, पैसे के बल पे चुनाव जीत सकते हैं, पर इलेक्शन का जो ओवरऑल वर्डिक्ट होता है वह लोगों की इच्छा को ही रिफ्लेक्ट करता है, लोगों के प्रेफरेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। पर हमारे इलेक्शंस के कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं उन चैलेंजेस को। फर्स्ट, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शन में खूब पैसा खर्च करते हैं, पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। पैसे के बल पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, एड्स में पैसा खर्च कर देते हैं, वे वोट्स भी खरीदने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा करके कैंडिडेट्स जीत ही जाएंगे ये तो कहना मुश्किल है। पर बच्चों, पैसा तो पैसा है, वो तो अपना असर दिखाता ही है। ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले कैंडिडेट की स्थिति दूसरे स्मॉल पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमेशा ज़्यादा मजबूत रहती है। तो मनी पावर पर कैसे लगाम लगाया जाए, ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में एक बड़ी चुनौती है। सेकेंड, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। यदि हम फर्स्ट पॉइंट को यूज ऑफ मनी पावर कहेंगे तो इस पॉइंट को हम यूज ऑफ मसल पावर कह सकते हैं। कई जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज
क्रिमिनल्स या मसल पावर का इस्तेमाल कर वोटर्स को किसी खास पार्टी या कैंडिडेट को वोट करने के लिए फोर्स करती है। कई बार क्रिमिनल्स का इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। अब तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को बड़ी पार्टियां खुद टिकट देती हैं। एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसकी रिपोर्ट बताती है कि ये जो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए ना, इस लोकसभा में जीत कर आने वालों में 43 मेंबर्स के खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। थर्ड पॉइंट, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कुछ नहीं, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों हैं, उनमें कुछ एक परिवार का ही दबदबा है, उन्हीं का जोर चलता है। इलेक्शंस में सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को और फिर उनके रिलेटिव्स को टिकट मिलता है। इसमें जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। इससे कोई बाहर का आदमी पार्टी में उठकर ऊपर नहीं आ पाता है और पार्टी पर पूरे परिवार का कंट्रोल भी रहता है। फोर्थ, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू द वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज आखिर एक दूसरे से अलग कैसे होती है? अपनी आइडियोलॉजी से, अपने पॉलिसी और प्रोग्राम से। पर अधिकतर आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता, उनके पास चॉइसेस नहीं होते। उन्हें जो मेन पार्टीज हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। उन्हें पार्टीज की पॉलिसी और व्यवहार लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट है। फिफ्थ, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें पैसे से लेकर मैन पावर सपोर्ट का अभाव बना रहता है। इससे उनको चुनाव में टिके रहना और जीतना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चैलेंजेस सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, कई डेमोक्रेसीज की यही स्थिति है। जो भी लोग डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं उनके लिए तो ये चिंता की बात है ही। हमारे इलेक्शन कमीशन को भी इसकी चिंता है और वे भी इससे निपटने का प्रयास करते रहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा क्विक रिवीजन खत्म होता है।